हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए आज अपन लोग जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने स्टैटिक जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज आपका बिल्कुल जैसा कि एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे टॉप 25 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। इनमें से आप कितना स्कोर करते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएं कि 25 में से आपने स्कोर कितना किया, और आपको वीडियो कैसा पसंद आया ये बात भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपको दोस्तों बताना है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। राजस्व सुधारों, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। देखिए, अगर राजस्व सुधार की बात करें तो कृषि से संबंधित है। देखिए, कृषि से संबंधित किसी न किसी कोई भी शासक हुआ है, चाहे वो आप उसे दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक कहीं भी देखें उसने कुछ ना कुछ किया है। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरें खुदवाई थी, किसके लिए? कृषि के लिए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसे आप लोग दीवान ए कोही कहते हैं, ठीक है। दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना जो की थी, दीवान ए कोही, वो किसने की थी? वो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिरोज शाह ने सबसे ज़्यादा जो नहरें खुदवाई थी, सबसे ज़्यादा नहरें किसाई मतलब कृषि के लिए, वो फिरोज शाह तुगलक ने। इनमें आपको उलूग खानी, कौन सी? उलूग खानी, एक मिनट, कौन सी सर? उलूग खानी। ये नहरों के नाम हैं, क्या नाम है? उलूग खानी और रजवाही। उलूग खानी और रजवाही, ये नहरें आपको याद रखनी। कहाँ की हैं? ये फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का अलाउद्दीन खिलजी होगा, जिसने राजस्व सुधार को सर्वप्रथम चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1996 में गद्दी पर बैठता, अपने चाचा की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा, और इसने दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। सीधा आपके एग्जाम में आएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, तो क्या बोलेंगे सर? सबसे पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दागवा हुलिया प्रथा चलाई थी, घोड़े दागने की जो प्रथा थी, दागवा हुलिया प्रथा इसी ने चलाई थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। केंद्र में स्थायी सेना इसी ने चलाई। केंद्र में स्थायी सेना जो रखी थी वो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। केंद्र में स्थायी सेना की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पर दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है। बोलेंगे किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निज़ामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, निज़ामुद्दीन चिश्ती थे। निज़ामुद्दीन चिश्ती के मोइनुद्दीन चिश्ती, आई एम सॉरी, मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, इनकी दरगाह अजमेर में है। और ये गौरी के साथ, किसके साथ? गौरी के साथ भारत आए थे, और चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय के ये प्रथम गुरु माने जाते हैं। गौरी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। निज़ामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो इनके बारे में ये बात याद रखनी है, ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। और गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की, तो इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे, तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। एमबीडी क्लियर है। चलो, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, कह रहा रेयान कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे का प्रयोग किया जाता है। बोलेंगे रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे सर? सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस देश में सभी लोग उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हों जिसमें से वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जा सके। ऑप्शन में क्या है? निम्न ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है संविधान। संविधान क्या है? सबसे पहले समझिएगा संविधान क्या है। संविधान देखिए इसीलिए तो बनाया जाता, मतलब संविधान क्या है? संविधान इसीलिए बनाया जाता है कि मतलब सभी लोग क्या हो सके? सहमत हों उससे, उस बात से सभी लोग सहमत हों जिस देश के सभी लोग उस तरीके के आधार, मतलब एक आधार दिया गया, इस प्रकार आर्टिकल रखे गए, उसका शासन संबंधी जो भी कार्य हैं वो हमें संविधान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो संविधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को दोस्तों मिलते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मैं इस वीडियो में 25 प्रश्न लेकर आया हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी, हर प्रकार के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें नहीं मैंने इंक्लूड किए, ठीक है। चलिए, कह रहा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे? पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे, एक मिनट रुक जाएंगे सर,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है पटना में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है सर नवें गुरु कौन थे? हमारे जो नवें गुरु थे, नवें गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे, गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ सर? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बनाए जाते हैं और वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि खालसा पंथ की खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बात करेंगे संविधान सभा की। आपको पता है सर कैबिनेट मिशन जो प्लान है कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या कहा जाता है? संविधान सभा का गठन किया जाता और ये आई थी 1946 में। ठीक है, और 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे, ये बात आपको याद रखना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से आपको बताना है क्या क्या बनाने के रूप में अलावा, मतलब जो एक तो खाद्य परिरक्षक मतलब मसाले हो चाहे खाद्य परिरक्षक के रूप में तो हम साधारण नमक का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन और क्या कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है? तो चाहे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाए, चाहे बेकिंग सोडा बनाया जाए, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई जाए, इन सभी में हम लोग साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार, तो कहेंगे सर कुंभ मेला। कुंभ मेले के आयोजन का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद है। ठीक है, हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में मैं चलता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मेडकाउ रोग का कारक क्या है? तो मेडकाउ जो रोग होता है आपको याद रखना विषाणु की कमी से। किसकी कमी से? विषाणु की कमी से होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के हिमालय क्षेत्र में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी ये आपको हमेशा याद रखना, ये कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड में पहले जिसका नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? उसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था इसे रामगंगा नदी होकर गुजरती है, इसलिए वर्तमान में इसका जो नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क है और ये भी कहाँ पर? उत्तराखंड में ही स्थित है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। फूलों का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर मिलेगी? ये भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की। किसको? तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोले गए थे। ठीक है, क्या करे गए? खाते खोले गए और इसे वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना अगर पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, इसमें खाते खोले गए थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। जनधन योजना से आपके एग्जाम में लेखपाल में तो 110% क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या रहा है प्रधानमंत्री महात्मा गांधी गारंटी रोजगार मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया? देखिए ये क्या है सर, एक आपको हमेशा याद रखना, ये कानून है। क्या है? एक कानून है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत 2 फरवरी 2008 को इसकी शुरुआत होती है। याद रखेंगे 2009 में इसका नाम बदलकर इसमें क्या कर दिया? पहले इसका नाम नरेगा था। पहले क्या था? नरेगा था। फिर महात्मा गांधी जब इसमें जोड़ा गया फिर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो 100 दिन की रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है। 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, काराकोरम, अरावली, शिवालिक या पटकाई पहाड़ियां। तो हमेशा याद रखना काराकोरम में K2 का भाग है। K2 काराकोरम मतलब जो आपकी काराकोरम से K2 कह रहा हूं, काराकोरम जो है ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है भाग सर? ट्रांस हिमालय का भाग है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात मैं करूंगा तो
सर्वोच्च इसकी चोटी क्या हो जाएगी, तो ट्रांस हिमालय का ये भाग है, याद रखेंगे हिमालय का भाग है, और इसकी सर्वोच्च चोटी K2 हो जाएगी, और ये आपको जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, सॉरी लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख में देखने को मिलेगी। अरावली की सर्वोच्च चोटी ये राजस्थान में है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी सर, गुरु शिखर हो जाएगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, शिवालिक ये नवीनतम सबसे है, तो पटकाई जो पहाड़ियां हो जाएंगी, पटकाई पहाड़ियां आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। पर देखो पटकाई हो गई, मिश्मी हो गई, मिजो हिल्स हो गई, ठीक है, पटकाई अराकानियोमा जो म्यांमार से सीमा बनाती है, ये सभी की सभी पहाड़ियां आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो अगले पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो क्या बोलेंगे 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। क्लियर है, चलिए फिर क्या हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है और 1991 में पहली बार संशोधन होता है, पहला संशोधन, और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दलबदल से संबंधित है, जो आपकी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमा बदलकर नए राज्यों के निर्माण का अधिकार देता है। मतलब क्या है सर, कोई दो राज्य हैं, उनको क्या करना है, कोई दो राज्य को तोड़कर, मतलब जोड़कर एक राज्य बनाना है। ठीक है, कोई एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना है। ठीक है, कोई राज्य में क्या करना है, कोई राज्य है इसकी सीमा में कुछ परिवर्तन करना है या इसके नाम में परिवर्तन करना है। इन सब की शक्ति किसके पास है, तो बोलेंगे इन सब की शक्ति संसद के पास है, और आर्टिकल 3 में यह बात की गई। ठीक है, अनुच्छेद 3 में बातें की गई है, आर्टिकल 3 में यह बात कही गई। क्लियर है, चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा दक्षिण भारत में उत्तर भारत में, कह रहा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो क्या बोलेंगे शंकराचार्य, कबीर या रामानंद, तो क्या बोलेंगे रामानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे रामानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शंकराचार्य इनका मत आपको याद रखना, अद्वैतवाद इनका मत है। क्या सर, अद्वैतवाद इनका मत है, याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रामानंद होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है। क्या चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो क्या बोलेंगे सर गौंडीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे, गौंडीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु, तो तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक और आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या हॉकी के में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, याद रखेंगे सूरदास को पुष्टि मार्ग का, एक मिनट कह रहा है सर, पुष्टि मार्ग का जहाज अगर पूछा है, पुष्टि मार्ग का जहाज, तो क्या बोलेंगे पुष्टि मार्ग का जहाज किसे बोला जाता है, सूरदास को। जबकि पुष्टि मार्ग के दर्शन जो स्थापना की थी वो बल्लभाचार्य ने की थी, और बल्लभाचार्य के शिष्य जो थे वो कौन थे, सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में हिम युगों में किस युग से हिमानीकृत हुआ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत अगर की बात करें तो ये वाला जो भारत है प्रायद्वीपीय भारत है। भारत का अगर पूछा जाए पूरे भारत का सबसे पुराना भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है, और प्लिस्टोसीन हिमयुग था। कौन सा युग था ये सर, प्लिस्टोसीन हिमयुग था। ठीक है, याद रखेंगे, हिमानीकृत हुआ था किसमें, प्लिस्टोसीन हिमयुग में। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 1828 की बात है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। आपको याद रखना कौन सा सर, आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला था, याद रखेंगे कौन सा सर, मिरातुल अखबार इनका, याद रखेंगे मिरातुल अखबार इनका नहीं भूलना है। ठीक है, एक इनके बारे में याद रखना है, इन्होंने एकेश्वरवादियों का अंत नामक बुक भी लिखी थी, याद रखें एकेश्वरवादियों का अंत। ठीक है, एकेश्वरवादियों का अंत, ये भी याद रखें, मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला था। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या वो संघ शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है। मतलब ये है जो संघ शासित प्रदेश होते हैं जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए अगर कानून बनाना होता है तो कोई कानून कौन बनाता है, बोलेंगे संसद बनाती है। ठीक है, संसद बनाती है। ठीक है, संसद की बात करेंगे तो संसद का आर्टिकल आपको आधा 79 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई। संसद के अगर अंग पूछा जाए
है संसद के कितने अंग हैं, तो बोलेंगे 3 अंग हैं। संसद के अगर सदन पूछा जाए कितने हैं, तो बोलेंगे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछा जाता है तो उसमें राष्ट्रपति को भी ऐड कर लेंगे अपन लोग। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा नदी प्रवाह दौरान विसर्पण बनते हैं। विसर्पण जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर ऊपरी पर्वत प्रवाह होता है, मध्य घाटी या निचली या समतल प्रवाह। निचली या समतल प्रवाह को क्या कहते हैं? ये विसर्पण कहा जाता है। ठीक है, नदी प्रवाह के दौरान जो विसर्पण होता है वो निचली या समतल प्रवाह को बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ लेकर आया हूँ। अभी और भी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा नहीं है, आपको बता देते हैं। यूपी कांस्टेबल 2022 का जो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, उसके लिए जो यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें बहुत हाई करके कट ऑफ गई है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे जरूर दूंगा, वरना आप चैनल पर जाकर इसे ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत से डाउट कंप्लीट होंगे, जो आपके दिमाग में प्रश्न हो कि मतलब अब कंपटीशन कितना बढ़ेगा या हाई कट ऑफ कितनी रहेगी कांस्टेबल की। तो उसके लिए ये वीडियो बनाया है, उसके आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलो फिलहाल अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह सहारा मरुस्थल में गर्म सूखी और धूल भरा स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिराको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिराको। चिन्यूक जो है, चिन्यूक गर्म हवा है और कहाँ पर चलती है? अमेरिका में चलती है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ये कैसी है? ठंडी हवा। किसी है? ये ठंडी हवा, और आपको ये स्पेन वाले क्षेत्र में देखने को मिली। कहाँ पर? स्पेन वाले क्षेत्र में। हरमट्टन ये भी सहारा मरुस्थल में है। कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल में है, याद रखेंगे। और ये किस में लिए? ये रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। किसके? रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, किसके लिए? रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। ठीक है, अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलो 4-5 प्रश्न आपके इसमें भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न स्थापना कह रहा है, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? 1600 में। ठीक है, तो आपको दोस्तों 25 में से 25 प्रश्न हमने किए हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा, आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। इस क्वेश्चन के कितने आपने सही किए 25 में से, आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2 शब्द हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें, और जो वीडियो मैंने लिया है वो यूपी कांस्टेबल वाला, उसके आप लोग ज़रूर देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, सभी बेहतरीन प्रश्न थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।